आज है 4 जुलाई, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। जेव्हा आयुष्यामध्ये जो दुःखद प्रसंग आला, माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली, त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने जीता फ्लोर टेस्ट, सदन में भावुक हुए मुख्यमंत्री। जानेंगे किस धड़े को माना जाएगा असली शिवसेना। शिवसेना का एक संविधान है और उस संविधान में शिवसेना प्रमुख को एकदम एब्सोल्यूट पावर्स हैं और आज के दिन वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं। एक्टर आर माधवन से सुनेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो ये जो शक्ति मेरे ऊपर है वो मुझे हमेशा सुरक्षित रखता है। साथ ही बात होगी खेल की भी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल अंजुम शर्मा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के तुरंत बाद काले गुब्बारे छोड़ने के आरोप में 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के डीएसपी विजय पाल ने कहा है कि चारों को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अभी और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास क्रांतिकारी नेता अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं बरसी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए न पहुंचने पर बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के व्यवहार की आलोचना की है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि केसीआर विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आपत्ति जताते हुए कहा, KCR साहब should not forget he is the chief minister of a state and in our federal structure people of this country has elected Prime Minister Modi twice as Prime Minister of this country. To fulfill his constitutional responsibility, any chief minister should extend courtesy the way the Andhra Pradesh chief minister has received Prime Minister Modi today morning. This is the model. ये थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जाने माने पंजाबी गायक और कांग्रेस के नेता रहे सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग से जुड़े 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति का नाम अंकित सिरसा है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई थी। दूसरे व्यक्ति का नाम है सचिन भिवानी। राजस्थान में हत्या की कोशिश के 2 अन्य मामलों में पुलिस को उनकी तलाश थी। दिल्ली विधानसभा ने विधायकों का वेतन बढ़ाने वाला बिल पारित कर दिया है। मंत्रियों, विधायकों, चीफ व्हिप, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदन में विपक्ष के नेता की तनख्वाह बढ़ाने से जुड़े 5 बिल थे जिन्हें पारित किया गया। इससे पहले 11 साल पहले विधानसभा सदस्यों की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ये बिल लागू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक निजी बस के खाई में गिरने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हादसे पर शोक जताया है। तुर्की सरकार की एजेंसी टर्किश स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में महंगाई दर जून में 78% से ज्यादा के स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले 24 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर है। इससे पहले 1998 में महंगाई दर 80% से ज्यादा तक पहुंच चुकी थी। रूस के कब्जे वाले प्रांत लुहांस्क के गवर्नर ने बीबीसी को बताया है कि लिसिचांस्क शहर हारने के बाद यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया है। उज्बेकिस्तान में काराकल्पकस्तान क्षेत्र की राजधानी नुकस में 1 जुलाई को हुई हिंसा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। घायलों का आंकड़ा करीब 250 है। उज्बेकिस्तान के सरकारी वकीलों ने कहा कि एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र कल्पकस्तान है जहां संविधान संशोधनों के खिलाफ विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यदि संशोधनों को अपनाया गया तो काराकल्पकस्तान क्षेत्र में उज्बेकिस्तान से अलग होने का अधिकार खो सकता है। और लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कहना है कि तारहोना शहर में कई और सामूहिक कब्रें मिलने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में लीबिया के तारहोना क्षेत्र में सैकड़ों शव मिल चुके हैं। 2016 से 2020 के बीच तारहोना में मिलिशिया ने सामूहिक फांसी, अपहरण और यातना अभियान चलाया था।
नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी अंजुम शर्मा और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अभी आपने सुना आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या रही। अब आगे जानेंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण। महाराष्ट्र में बीते 2 हफ्तों से चल रही राजनीतिक उठापटक लगभग खत्म होने की ओर है। रविवार को बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को विधानसभा का स्पीकर चुने जाने के बाद आज बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया। तो अंजुम, जो स्पीकर का चुनाव था उसमें इस गुट को, जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गुट है, उसमें 164 वोट मिले थे। वहीं आज हुए विश्वास मत में भी इसने 164 वोट मिले हैं और उसके साथ फ्लोर टेस्ट जीत लिया है। 164 का आंकड़ा है शायद ये। वहीं विश्वास मत के दौरान एकनाथ शिंदे के खिलाफ 99 वोट पड़े। हाल ही में एक शिवसेना विधायक की मौत के बाद शाहिद सदन की जो कुल संख्या है वो 287 रह गई थी और बहुमत का जो आंकड़ा था वो इसी के हिसाब से फिर तय हुआ और 144 हो गया। मतदान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान समेत 10 कांग्रेस विधायक और 4 एनसीपी विधायक अनुपस्थित रहे। अभी अनुपस्थित क्यों हुए, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय ये है अंजुम के अशोक चौहान और उनके साथ एक जो पूर्व मंत्री थे, उनका कहना है कि वो सदन तक पहुंचे थे लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। और उधर जो मंत्री रहे और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी कहा कि वो जस्ट 1 मिनट पहले पहुंचे थे, नहीं तो वो भी वोट नहीं डाल पाते। तो ये अशोक चौहान का कहना है कि वो इस वजह से अनुपस्थित रहे। और वहीं एनसीपी विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में होने की वजह से शायद वोट नहीं डाल पाए। तो अंजुम, इसके बाद जो सदन में जो है विश्वास मत के बाद एकनाथ शिंदे ने भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने शिवसेना विधायकों के साथ मिलकर बगावत करने से लेकर अपने परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने तक का जिक्र सदन में किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किए हैं जीवन में। वो सदन में भावुक भी हो गए और वो रोए भी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को निशाना बनाया गया। उन्होंने साथ ही कहा कि उनके पिता जिंदा हैं जबकि उनकी माँ नहीं है और वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। अपने 2 बच्चों का भी जिक्र किया जिनकी मौत हो चुकी है। सुनते हैं। मी संघटनेला वेळ दिला, मी शिवसेनेला वेळ दिला, मी शिवसैनिक हेच माझं कुटुंब मानलं। माझ्या जेव्हा आयुष्यामध्ये जो दुःखद प्रसंग आला, माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली, त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला। तो ये थे एकनाथ शिंदे। शाहिद, जब स्पीकर का चुनाव हुआ था तो उस दौरान महाविकास अघाड़ी के जो विधायक हैं वो ईडी के नारे लगा रहे थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। उनका आरोप है कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी का डर दिखाकर ये शिंदे गुट के विधायकों से करवा रही है। इसी ईडी पर आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बयान दिया। उन्होंने कहा, लोग ये व्यंग्य करते हैं कि ये ईडी की सरकार है। हाँ, ये ईडी की सरकार है, एकनाथ और देवेंद्र, यानी ई और डी, एकनाथ और देवेंद्र। मगाशी आता काही लोक इकडच्या लोकांवर ईडी ओरडत होते। हे खरंच आहे, ही मंडळी ईडीमुळेच आली आहे। फक्त ती ईडी म्हणजे एकनाथ आणि देवेंद्र आहे। तो ये तो अंजुम हो गई ईडी की सरकार। तो दूसरी ओर अब जो विपक्ष हो चुका है वो उसमें एनसीपी भी है, उद्धव ठाकरे भी हैं और कांग्रेस भी है। तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि जो ये फ्लोर टेस्ट है, और उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि शिंदे को मध्यावधि चुनावों के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दावा उन्होंने एनसीपी विधायकों और दूसरे नेताओं से बातचीत के दौरान कहा है। तो उन्होंने ये बात कही थी कल फ्लोर टेस्ट से पहले शाम में और उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में जो बनी नई सरकार है वो अगले 6 महीनों में गिर सकती है। तो शरद पवार ने एक और ये बड़ा दावा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर उनके ही दल के विधायक जो हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो आखिर वहाँ क्या चल रहा है इस धरने में, महाराष्ट्र में, महाविकास अघाड़ी में और एनसीपी कांग्रेस में? इसी के लिए मैंने बात की है बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर से। 2 दिन वोटिंग हुआ। कल जो हुआ वो विधानसभा के अध्यक्ष के लिए हुआ। तब महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार थे शिवसेना के राजन साळवी, उनको कल 107 वोट मिले थे। लेकिन आज कुल मिलाकर जब कॉन्फिडेंस मोशन था उस वक्त सिर्फ 99 वोट जो है, यानी कल से करीब 8 वोट जो है वो कम हुए। लेकिन कुछ लोग समय पर वहां पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए आज कल से करीब 8 वोट उनको कम मिले। अब ये सवाल पूछना बिल्कुल ही जायज है कि क्या ये किसी वजह से लेट आ गए, क्या प्रॉब्लम था। तो अब
हालांकि अब तक कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन वोटिंग कम हुई है, ये तो सही है। और फ्लोर प्लानिंग में भी उनकी कमी जो है वो दिखाई दे रही। जो महाविकास आघाड़ी है मयूरेश, उसमें वोटिंग की उनकी परसेंटेज भी कम देखने को मिली। तो क्या एक तरीके से पूरा गठबंधन में क्या सुस्ती नजर आ रही है अब? ये गठबंधन जो है वो प्री पोल अलायंस नहीं है, ये बाद में सिर्फ सरकार बनाने के लिए ये अलायंस जो है वो बनाया गया था। और जब इन तीनों ने आकर सरकार बनाया तो उसको महाविकास आघाड़ी कहा गया। दिस इज नॉट रजिस्टर्ड प्री पोल अलायंस। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब सवाल ये है कि क्या ये सरकार गिरने के बाद अभी भी कायम है महाविकास आघाड़ी? तो इसका सवाल अभी भी नहीं मिला है। जवाब शरद पवार को भी पूछा गया, जवाब उद्धव ठाकरे को भी पूछा गया, सबको पूछा गया, लेकिन उनकी तरफ से अभी भी किसी भी तरह की बात नहीं हो पाई है कि क्या ये अलायंस को कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज उन्होंने जरूर की है कि वो जब कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था तब उन्होंने अपना एक उम्मीदवार जो है मिलकर दिया था, लेकिन उसकी वजह ज्यादातर ये थी कि शिवसेना में स्प्लिट हो गई थी और शिवसेना ने ही अपना खुद का उम्मीदवार है वो दिया था, क्योंकि उनको अपने पार्टी का व्हिप जो है वो बागी विधायकों पर लागू करना था। तो ये एक टैक्टिकल मूव थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो अभी भी कायम है। इस सवाल का जवाब अभी भी तीनों पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। मयूरेश, हमें ये बताएं कि पूरा 2 हफ्ते तक जो पूरा मामला चला, क्या वो अब एक तरीके से शांत हो चुका है या अभी कुछ और भी इसमें बदलाव आ सकते हैं? अभी फ्लोर का अगर माने विधानसभा में तो वो शांत हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अभी भी एक अहम चीज होनी बाकी है और वो है 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब शिवसेना को या महाविकास आघाड़ी को अभी भी लग रहा है कि जो कोर्ट में वो गए थे और 11 जुलाई को डिस्क्वालिफिकेशन पर जब उनका उपाध्यक्ष था और किसका भी लागू होगा, तो उस पर अभी भी उनको लगता है कि कायदा जो है, कानून जो है वो उनके पक्ष में है और वो ये बागी विधायकों में से जो 16 लोग हैं उनको एक्सपेल करना चाहते थे। इसके लिए उनको नोटिस भी भेजी गई थी, लेकिन क्या वो नोटिस ठीक है नहीं है? वो नोटिस ना देने के लिए जो उस वक्त के जो उपाध्यक्ष थे उनके खिलाफ एक लो कॉन्फिडेंस मोर्चा आया था, क्या वो लीगल है नॉन लीगल है, ये अभी तक तय होना बाकी है। शिवसेना को ये लगता है कि अब ये, और अभी फिर से क्या हुआ है कि कल जब विप जो है दोनों शिवसेना के दोनों गुटों ने अपना अपना विप जो है अपना अपना खुद का इंडिपेंडेंट विप जारी कर लिया, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काम किया है जो विधानसभा के रिकॉर्ड पे भी आया है। तो फिर से शिवसेना विधानसभा अध्यक्ष के पास चली गई है। अगर वो कुछ एंटरटेन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी फिर से कोर्ट में जाने वाले हैं। तो वो गए थे 2-3 बार कोर्ट में गए थे, फ्लोर टेस्ट रोकने के लिए गए थे, उसके बाद विप जब नकार दिया गया बागी विधायकों ने तब भी वो गए थे। कोर्ट ने ये कहा है कि हम सब, आपको रोज आने की जरूरत नहीं, हम 11 तारीख को सब कुल मिलाकर जो सारी जो आपकी शिकायतें हैं वो एड्रेस करेंगे। तो ये थे मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोंडू। तो अंजुम, जिस तरीके से बात चल रही है अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, सुनवाई होनी है 11 तारीख को। तो वहीं आज जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, जो बीजेपी के पहली बार विधायक बने बीजेपी से, तो वो स्पीकर भी चुनने गए थे कल। तो उन्होंने आज पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया है। और पवार को विपक्ष का नेता इसलिए बनाया गया है क्योंकि एनसीपी सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। शायद ये कुछ अजीब सा नहीं लगता कि नार्वेकर पहली बार चुनकर आए हैं, उन्हें स्पीकर बना दिया गया है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर ये होता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, जो सबसे वृद्ध होता है, ये मान लिया जाता है, अनुभवी होता है, उसको स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना अब 2 धड़ों में बंट गई है, जिसमें एक गुट एकनाथ शिंदे का है और दूसरा है उद्धव ठाकरे का। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में तकरीबन 39 विधायक शिंदे के साथ हैं, जिसमें सोमवार को और शिवसेना विधायक शामिल हो गए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर असली शिवसेना किस गुट की है, शिंदे या पवार की? मैंने यही जानने के लिए शिंदे या ठाकरे की, देखिए एनसीपी दिमाग में है तो पवार निकला मुंह से, तो मैंने यही जानने के लिए बात की वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन से। ये जो शिंदे के साथ जो लेजिस्लेटर्स हैं, ये कब तक हैं? जब तक असेंबली का टर्म खत्म नहीं होता है, उसके बाद उनको लोगों के पास तो जरूर ही जाना है। शिवसेना का एक संविधान है और उस संविधान में शिवसेना प्रमुख को एकदम एब्सोल्यूट पावर्स हैं और आज के दिन वो शिवसेना प्रमुख
उद्धव ठाकरे हैं और शिवसेना की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसमें 19 लोग होते हैं। 14 का चुनाव होता है, 5 का नॉमिनेशन होता है। जो एकनाथ शिंदे हैं वो ये कार्यकारिणी में चुन के भी नहीं आ सके और चुनने वाले कौन है? एक प्रतिनिधि सभा होती है। तो 10 दिन पहले जब ये बगावत हुई तब उद्धव ठाकरे ने फिर से ये कार्यकारिणी बुलाई थी और उनसे उन्होंने पूछा था आप लोगों को मेरे में विश्वास है या एकनाथ शिंदे में विश्वास है। उन्होंने फिर से उद्धव ठाकरे को एंडोर्स करके 5 साल के लिए उनको चुना है फिर से। तो 5 साल का कार्यकाल उनका 2027 में खत्म होता है। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि मातोश्री से किसी को भी टिकट मिल जाए, एक लैंप पोस्ट को भी टिकट मिल जाए तो भी वो लैंप पोस्ट जीत करके आएगा, क्योंकि शिव सैनिकों को कोई मतलब नहीं होता है कि किसको टिकट दिया। लेकिन सुजाता जी यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि मातोश्री के दरवाजे पिछले काफी समय से आपको नहीं लगता है कि उस तरह से नहीं खुले हुए थे जैसे पहले खुले हुए थे? कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं था। बाल ठाकरे के दरवाजे कब खुले होते थे लेकिन बाल ठाकरे एक दहशत से अपनी पार्टी चलाते थे। उद्धव ठाकरे अलग तरीके से पार्टी चलाते हैं। ही इज मोर डेमोक्रेटिक, मोर लिबरल, तो उनके खिलाफ बगावत करना आसान है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट दिखाई दिए, वो रोक सकते थे या भांप सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए? मैं उनको इनकॉम्पिटेंट कतई नहीं कहूंगी उद्धव ठाकरे को। ये जो सारा है ना, ये बीजेपी की तरफ से मीडिया को दिशा भूल का तरीका है। वो कतई इनकॉम्पिटेंट नहीं है। आप उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए गवर्नमेंट में। उनका चुनाव एज चीफ मिनिस्टर नवंबर 2019 में हुआ, मार्च 2020 से लॉकडाउन हुआ और जब एक बार लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तो उनकी स्पाइनल सर्जरी हो गई और स्पाइनल सर्जरी में डॉक्टर्स ने बोला था कि नो मूवमेंट, नो मीटिंग, नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो किससे मिल सकते थे आप बताइए मुझे। बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है जहां शिवसेना जीतती रही है, आपको क्या लगता है किसे ज्यादा समर्थन मिलेगा? विद्रोह जो करके गए वो या रियल शिवसेना जो रही है? रियल शिवसेना को मिलेगा। जिस तरह से ग्राउंड सिंपैथी जो आई है ना उद्धव को। मैं आपको एक चीज बताऊं, बंबई में खून खराबा हो सकता था। सबने पूछा कि उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर क्यों रिजाइन किया, असेंबली क्यों नहीं पहुंचे, और असेंबली में जिस तरह से वाजपेयी ने स्पीच दे करके फिर मैं ये बताती हूँ उद्धव ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो उस दिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था उस दिन मुख्यमंत्री रहते तो सारे शिव सैनिक सड़कों पर पे उतर करके ये जो बागी शिव सैनिक है इनको असेंबली पहुंचने नहीं देते। आपको लगता है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के हाथ में जो शिवसेना रही है वापस अगले चुनावों में या आने वाले दिनों में अपने पैरों पर फिर से उसी तरह खड़ी हो सकेगी? ये पहली बार नहीं है कि शिवसेना में बगावत हुई है। आप ध्यान दें 1991 में छगन भुजबल ने बगावत किया था, कांग्रेस ज्वाइन किया था, कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया था। अगला चुनाव आया, भुजबल अपनी खुद की सीट हार गए थे बंबई में और जितने लोग भुजबल के साथ निकले थे उनमें से एक भी जीत नहीं पाया। 3 बड़े स्प्लिट्स हुए हैं शिवसेना में और शिवसेना वापस अपने पैर पर खड़ी हुई है। 3 बार शिवसेना टूटी है, स्प्लिट हुए हैं और वापस अपने पैरों पर खड़ी हुई है और आगे भी खड़ी होगी, ये कहना था वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन का। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट प्रोग्राम दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। आगे सुनेंगे अभिनेता आर माधवन को और चर्चा होगी क्रिकेट और विंबलडन की। अंजुम, अब रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि लिसनर्स अपने फीडबैक जो है वो लगातार कमेंट्स के जरिए दे रहे हैं। और हीरालाल रॉय कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी अगर चुनाव के समय बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। वहीं हीरालाल जी को ये बता दें कि उद्धव ठाकरे ने खुद कहा अभी कि अगर इसी तरीके से एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया, पहले शिवसेना के किसी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो ये दिन ना आता, ना वो महाविकास आघाड़ी जैसे गठबंधन बनाते, ना वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाते। वहीं कुछ लोगों का मानना है, जैसे मदन लाल लंबोरिया कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की छवि बहुत उदारवादी थी और कांग्रेस एनसीपी के साथ मजबूत रिश्तों को भाजपा पचा नहीं पाई, इस वजह से ये सब हो गया। तो सबके अपने अपने विचार हैं। संजय मंसार बीरू जो एक बहुत अहम चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति सत्ता की नहीं विचारधारा की लड़ाई है। वही एकनाथ शिंदे भी कहते हैं कि वो जो शिवसेना है वो भटक गई है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, ये कहना है एकनाथ शिंदे का।
और वहीं रामचंद्र कुमावत कहते हैं कि अगली असली परीक्षा शिवसेना किसकी, अगर आपको ये सुनना है तो सुनते रहिए BBC हिंदी का दिन भर। वो एक तरीके से कह रहे हैं कि हम पूरी जानकारी उनको दे रहे हैं, इसलिए आप ये कार्यक्रम सुनते रहिए। बिल्कुल, आप सब सुनते रहिए। यूट्यूब और फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम लाइव रहता है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट bbchhindi.com पर भी आकर कार्यक्रम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद मुनव्वर हुसैन कहते हैं कि नाम शिंदे का और काम फडणवीस का, सत्ता भाजपा ही चलाएगी, एक नाथ तो अनाथ ही रहेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में जब न्यूज़ पढ़ी थी, शाहिद जब सुना रहा था, तो दिल्ली विधानसभा में जो सैलरी बढ़ाने वाला बिल पारित हुआ है, तो उसी पर योगेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि हर बार राजनेताओं की बढ़ती पेंशन की वजह से हर युवा राजनीति में भविष्य संवारने के लिए लालायत है, क्योंकि यहाँ हर बार पेंशन बढ़ जाती है, तनख्वाह बढ़ जाती है, इसलिए आपको राजनीति में आना चाहिए। तो ये योगेंद्र कुमार तंज कस रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अंजुम, आपके पिटारे में आज क्या है? मेरे पिटारे में शाहिद एक फिल्म आई है हाल ही में, रॉकेटरी। आर माधवन और नंबी जो साइंटिस्ट, नंबी नारायणन जो साइंटिस्ट रहे, जिन पर आरोप लगे जासूसी के, फिर उससे वो बाइज्जत बरी हुए। और मुझे वो उनका चेहरा नहीं भूलता है, लंबी दाढ़ी और सफेद रंग के बाल, कितने स्मार्ट। और आर माधवन ने बिल्कुल वैसा ही लुक और गेटअप अपनाया। और आर माधवन ने बहुत मेहनत की, और आर माधवन कमाल के एक्टर हैं, मतलब जिसको हम लोग पैन इंडिया एक्टर बोलते हैं, जो कई भाषाओं में, दक्षिण भारतीय भाषा में भी काम कर सकता है और उत्तर भारत की भाषा में भी काम कर सकता है। तो आर माधवन वही एक्टर हैं, मुख्य किरदार में हैं। आर माधवन ने अपने निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताया, और उनके बेटे की वजह से वो काफ़ी चर्चा में रहे, और उनका बेटा भी काफ़ी चर्चित रहा। तो मधुपाल BBC संवाददाता हैं, उन्होंने आर माधवन से बात की। इंजीनियरिंग फील्ड से थे और एक्टिंग की तरफ जंप किया, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए आप? और हर चीज़, पहले चीज़ में आप कामयाब भी रहे हैं। मैं हर फन मौला रहा हूँ। मैं मतलब क्या कहते हैं उसको, एक वैगबॉन्ड सा हूँ। मेरे को खतरा नज़र ही नहीं आता, मुझे दिखाई नहीं देता। देखूँ तो मैं डरूँ ना, मुझे नज़र ही नहीं आता। कभी कभी तो ऐसी जगह में घुस गया हूँ ये जानने बगैर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ पर मुझे लगता है कि ऊपर वाले की दुआ से और एक मन साफ होने की वजह से मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो ये जो शक्ति मेरे ऊपर है वो मुझे हमेशा सुरक्षित रखता है। तो चाहे वो डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, या इस इंडस्ट्री में घुसना हो, या पब्लिक स्पीकिंग हो, या मोटरसाइकिल हो, या जिन चीज़ों में मैं दिलचस्पी रखता हूँ, स्कीइंग से लेके हाइड्रोपोनिक्स तक, मैं हमेशा एक हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ। रहना तेरे दिल की बात करें तो वो फिल्म मतलब आज भी वो याद आती है। उस फिल्म के बाद हमें इंतजार था कि बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन आपको उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। ये स्ट्रगल जो है ना, इस शब्द को लोगों ने ना इंडस्ट्री में रोमांटिसाइज कर दिया है कि हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल नहीं की, सच कराऊं। लोगों को लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल की। मैं तो यार कभी एक्टर बनने आया ही नहीं था। राह चलते किसी इंसान को उन्होंने एक्टर बना दिया, राह चलते किसी इंसान को मणिरत्नम ने बुला के साउथ में सुपरस्टार बना दिया। मद्रासी एक्टर बनकर घुसता तो बासु जी ने बुलाकर मुझे यहाँ पे रहना है तिल में दे दिया, और रहना है तिल में उस वक्त फ्लॉप हो गई। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि फ्लॉप नहीं भाई, आइकॉनिक हो गई है, 20 साल बाद भी इसकी बात चलेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को राजकुमार हिरानी ने बुलाया, राकेश मेहरा ने बुलाया, आमिर खान साहब ने बुलाया, अमिताभ बच्चन साहब के साथ मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला, शाहरुख खान मेरे पहले फिल्म में। ये कौन प्लान कर सकता है? काहे का स्ट्रगल? मैं अगर इसे स्ट्रगल कहूँगा ना तो भगवान मेरे से खफा हो जाएंगे, मुझे ये लगता है। तो मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं रहा। वो हमेशा हमारे साथ में थे। मैं हमेशा हर चीज़ को एंजॉय करता रहा हूँ। पहली बार डायरेक्शन और राइटिंग कर रहे थे, डर था, और सबसे बड़ा फेयर क्या था? मतलब 25 दिन पहले हमारे डायरेक्टर चले गए, फिल्म शुरू होने से कई दिन पहले। तो या तो पिक्चर को छोड़ दो, या फिर सर पे कफन बांध लो और निकल लो, यही मतलब। पर हमारे सर पे तो जुल्म सवा था। मैं कह रहा हूँ ना, कोई मतलब नंबी नारायण की तरह हम सभी बन गए थे। कुछ भी चीज़ हमें रोक नहीं सकता था उस वक्त। तो हम उतर गए डायरेक्शन पर हम तो बावले थे। 3 भाषा में शूट करना था हर एक शॉट को। तो ये तो मतलब आज सोचते हैं तो लगता है कि क्या सोच रहा था मैडी। आप और वेदांत एक फादर सन की अगर बात करें तो एक कह सकते हैं कि आइडियल जोड़ी कह सकते हैं, एक इंस्पायरिंग जोड़ी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने एक पिता होने के नाते आपको गौरवान्वित किया ही है, लेकिन देश को भी वो गौरवान्वित कर चुके हैं। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर भी जीता था स्विमिंग में। देखिए, मेरे और वेदांत के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है, या हमारे अचीवमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो बाकी आम आदमी फैमिली में नहीं होता है। वो हमें एक आइडल मानते हैं, तो वो हम पे एक प्रेशर है, खास करके वेदांत पर हमारे बीच में भी वही तनाव है, वही स्ट्रगल है जो हर एक माँ बाप और बच्चे के बीच में होता है। 3 इडियट्स करने की वजह से मैं समझ चुका कि मुझे उसे आज़ादी देनी होगी। हम ये भी समझते हैं कि जो काबिलियत वेदांत ने दिखाया है उसे कहीं ज़्यादा उसको अटेंशन और सक्सेस और फेम मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि वो बेटा भी मेरा समझता है, वो भी मुझे कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे ज़्यादा नाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। जो गलतियाँ मैं करता हूँ या जो बाकी सेलिब्रिटी की फैमिली उसके साथ होता है, कम से कम वो गलती न करें,
हमें पूरा यकीन है कि हम गलतियां करेंगे, हमें पूरा यकीन है कि मेरा मन दुखाएगा मेरा बेटा, हमें पूरा यकीन है कि मैं भी वेदांत के लिए कभी न कभी एक दुश्मन सा बन जाऊंगा, जैसे हर बाप के साथ होता है और बेटे के साथ होता है। पर अंदर में प्यार है एक दूसरे के लिए और वो इज्जत हमेशा बनी रहेगी। फिल्म अभिनेता आर माधवन से बात कर रही थी मधुपाल। और अब बात खेल की, और स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी, इंडिया इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड 100 रन बना चुकी है और दोनों सलामी बल्लेबाज टिके हुए हैं। इस पर आप आए इससे पहले आदेश जी 10 विकेट से। जी हाँ, आपका इशारा शायद महिला क्रिकेट की ओर है, क्योंकि भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच आज दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। भारत ने इस मुकाबले को 10 विकेट से जीत लिया और इसी के साथ जो 3 मैचों की सीरीज़ है 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर दी। देखिए, कमाल की बात है कि श्रीलंका की जो टीम है वो तो 173 रन पर ऑल आउट हो गई थी और उसके बाद भारत ने बिना किसी नुकसान के 174 रन बनाए, शेफाली वर्मा ने 71 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 94 रन बनाए और ये कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थी। लेकिन आदेश जी, अब बात आते हैं इंडिया इंग्लैंड की मैच की। वो तो अंजुम ने बात कहीं और मोड़ दी, वो भी बहुत जरूरी है, महिला क्रिकेट की बात आ गई। लेकिन इस वक्त जो चल रहा है बहुत दिलचस्प, एलेक्स लीज और जो दूसरे प्लेयर हैं जैक क्रोली, मतलब जैक क्रोली को जडेजा ने लगभग आउट कर ही दिया था, लेकिन वो रिव्यू ले लिया। अब दोनों अर्धशतक, मतलब एलेक्स लेस तो बना चुके हैं और जैक क्रोले करीब है। देखिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की, कुछ उसी तरह की शुरुआत इंग्लैंड ने दी है। हाँ। और ये जो भारत की दोनों ओपनिंग बैट्समैन थी आउट ऑफ फॉर्म थी और कुछ यही हाल इंग्लैंड के बैट्समैन का भी था और पिछले काफी समय के बाद इतनी कनेक्शन तरीके से जोड़ दिया आपने। लेकिन बात यह है कि दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी, क्योंकि भारत एक समय जिस तरह से काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था और जीत के लिए 378 रन बनाने का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने था। 132 रनों की बढ़त भारत को पहली पारी के आधार पर भी मिली और दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 66 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 57 रन बनाए और भारत की दूसरी पारी 245 रन पर समाप्त हुई। बहुत 245 रन पे समाप्त हो गई आदेश जी, बड़े सस्ते में निपट गए। देखिए, क्योंकि ये आज मैच का चौथा दिन था और जिस तरह से भारत 350 ज्यादा रनों की बढ़त बना चुका था, तो सब चाहते थे कि एक तरह से तेजी से रन बनाए जाएं, क्योंकि बारिश भी काफी हुई है इस टेस्ट मैच में। तो भारत ये चाहता था कि उसके गेंदबाजों को मौका मिले, लेकिन यहाँ से एलेक्स लीज और जैक क्राउली ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल वनडे या 2020 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखने लायक है, बल्लेबाजी भी देखने लायक है, बहुत टेक्निकल तरीके से और कितने बढ़िया शॉट लगा रहे हैं। अभी भी सामने टीवी स्क्रीन खुला हुआ है। आदेश जी, क्रिकेट के बाद अब थोड़ा सा विंबलडन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और विंबलडन में देखा जाए तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच की जीत का सिलसिला जारी है। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 10वीं वरीयता हासिल इटली के यानिक सिन्नर से उनका मुकाबला होगा। इसके अलावा स्पेन के राफेल नडाल चौथे दौर में पहुंच गए हैं। वो नीदरलैंड्स के बोटिकवान से भिड़ेंगे, जो 21वीं वरीयता हासिल खिलाड़ी हैं। और देखिए विंबलडन में क्या उलटफेर हुए हैं इस बार, क्योंकि तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं वरीयता हासिल खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। और अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो शीर्ष वरीयता हासिल पोलैंड की इगा स्वितेगा तीसरे दौर में, गैर वरीयता हासिल फ्रांस की एलिजे कॉर्नेट से 6-4, 6-2 से हारकर बाहर हुई। और लगातार 37 जीत जिस तरह से उन्होंने हासिल की थी उस पर विराम लगा। और बहुत ज़्यादा उलटफेर विमेंस सेक्शन में भी हुए हैं, क्योंकि दूसरी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं वरीयता हासिल खिलाड़ी बाहर हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि पुरुष और महिला वर्ग में बहुत ही दिलचस्प परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो ऑस जेब्योर, मारिया सक्कारी, कैरोलिना प्लिस्कोवा भी हारने वालों में शामिल है। और अब अगर बात हॉकी की ना की जाए तो शायद हमारे श्रोताओं के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि विश्व कप महिला हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ कल भारत इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेला। अब भारत का सामना चीन से और उसके बाद 7 तारीख को न्यूजीलैंड से होगा। भारत चीन से कल भिड़ेगा। हालांकि पिछले जो प्रो हॉकी लीग थी उसमें भारत ने दोनों मुकाबलों में चीन को हराया था। लेकिन एक बस 10 सेकंड और लूँगा, चीन की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस विश्व कप में 2-2 से बराबरी पर मुकाबला खेला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त जी। मैं वापस अंजुम आप पर आता हूँ। अपने शुरुआत में न्यूज में प्रधानमंत्री मोदी का जो बताया था कि वो अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं बरसी पर आंध्र प्रदेश गए थे, तो जरा बता दें कौन है अल्लूरी सीताराम? अल्लूरी
सीताराम राजू आज ही के दिन पैदा हुए थे 1897 में। शायद 100 साल पहले अगस्त 2022 में मद्रास प्रेसिडेंसी जो है गोदावरी एजेंसी के जंगलों में लगातार 3 दिनों तक 3 पुलिस थानों पर हमला हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू ने 500 आदिवासियों के साथ वहां गए और पुलिस थानों पर वापस हमला किया और 26 पुलिस कार्बाइन राइफल और कई गोला बारूद लेकर वहां से वापस आए। तो रंपा विद्रोह के बारे में आपने सुना होगा, जिसे मन्यम विद्रोह भी कहते हैं। उसको जो लीड है, जो नेतृत्व किया था, वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। वो आदिवासी समुदाय के नहीं थे, लेकिन आदिवासियों की जीवन शैली को जानते थे। वो कई बार ऐसा होता था, कहते थे कि भाई आप मुझे पकड़ के दिखाइए, मैं यहाँ हमला करने जा रहा हूँ। अंत में पकड़े गए, उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। दिन भर में आज इतना ही। शुक्रिया अंजुम। कल शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल और स्टूडियो का तकनीकी मामला था तिलक राज भाटिया के हाथों में। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।